नमस्कार दोस्तों, दीप मिश्रा। दोस्तों, घर परिवार फिल्म में एक गाना है नितिन मुकेश की आवाज़ में, समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान। दोस्तों, अभी जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, उत्तर प्रदेश में भाजपा की बुरी तरह हार हुई और इस हार की जिम्मेदारी लेने के लिए उत्तर प्रदेश का प्रदेश नेतृत्व अभी तक सामने नहीं आया। किस कारण से? अरे, अयोध्या जैसे जहां पे मतलब सम्राट विक्रमादित्य के बाद रामलला राम मंदिर का निर्माण हुआ और वह अयोध्या सीट हार गई जिसपे विश्व की नजर थी। वो सीट उस सीट का भाजपा का हारना क्या संदेश देता है? मतलब इस पे भी प्रदेश नेतृत्व हो या राष्ट्रीय नेतृत्व हो, उसको तो एक बार विचार तो करना चाहिए। खैर, ये भाजपा एक बड़ी पार्टी है और भाजपा में कि जो उनका ये पार्टी के अंदर का मामला है, फिर भी दोस्तों 2014 में 71, 2019 में 62 और 2024 में मात्र 33 सीटें उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इस लोकसभा चुनाव के किंग मेकर तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी और कांग्रेस पार्टी से राहुल जी, ये तो किंग मेकर इन्होंने दिखा दिया। लेकिन भाजपा डबल इंजन की सरकार का इस तरीके से हारना भी क्या संदेश देता है? हम आज इस पे चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। एपीएन न्यूज चैनल के वरिष्ठ पत्रकार, एपीएन न्यूज चैनल के समाचार संपादक राजीव शर्मा जी से। उनको हम अभी टेलीफोन लाइन पे लेंगे दोस्तों और उनसे वार्ता करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अपनी इस इतनी बड़ी हार के बाद भाजपा का जो प्रदेश नेतृत्व था या जो भी जिम्मेदार लोग थे, वो अभी तक सामने नहीं आया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? हम इस पे दोस्तों वार्ता कर रहे हैं एपीएन न्यूज चैनल के समाचार संपादक वरिष्ठ पत्रकार राजीव शर्मा जी से। हमारे साथ एपीएन न्यूज चैनल के वरिष्ठ पत्रकार और इस चैनल के समाचार संपादक राजीव शर्मा जी टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। हम उनसे एक प्रश्न जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की इतनी बड़ी हार के बाद भाजपा के किसी नेता ने हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली। उत्तर प्रदेश में सपा 37, कांग्रेस 6, लोकदल 2 और भाजपा सिर्फ 33 सीटों पर ही सिमट गई। राम मंदिर बनने के बाद भी आपके क्या विचार हैं? 33 सीटें भाजपा को मिलना क्या सम्मानजनक है? इसकी जिम्मेदारी किसी नेता को लेना चाहिए था उत्तर प्रदेश के, कि या नहीं? दीप मिश्रा जी, किसी भी जीत और हार में कभी कोई एक बड़ा कारण नहीं होता है। कई कारण और कारक मिलकर के चुनावों में हार या जीत होती है। जहां तक प्रश्न यह है कि इस हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तो निश्चित रूप से इस हार की जिम्मेदारी भी किसी न किसी को लेनी पड़ेगी। जो उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया था, पहली जिम्मेदारी उसकी।
जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, दूसरी जिम्मेदारी उसकी, तीसरी जिम्मेदारी उसकी जिन्होंने प्रत्याशियों का चयन किया, और चौथी जिम्मेदारी प्रत्याशियों की कि वो अपने क्षेत्र के मतदाताओं को क्यों नहीं अपनी बातों को समझा सके, और पांचवी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी सारे मतदाताओं की, क्योंकि मतदाता मालिक होता है प्रजातंत्र में, उसे अधिकार होता है अपने सेवक को चुनने का। दीप मिश्रा जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी जी जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। तो मैंने पांचवी बात बताई आपको, पांचवा कारण और कारक बताया आपको। मतदाता होता है, मतदाता मालिक होता है प्रजातंत्र में, और मतदाता को ये एहसास होना चाहिए। सुनते रहिए मेरी बात। ये तो बात क्यों कहने वाली है कि मतदाता मालिक होता है? आप सुनते रहिए। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो ये पूरा मैसेज कन्वे नहीं हो पाएगा। मतदाता मालिक होता है, और अभी तक इस बात का एहसास भारत के मतदाता को नहीं हो पाया है, और ये एहसास कराया नहीं जाएगा। ये एहसास खुद को महसूस करना पड़ेगा। 75-76 साल से ज्यादा हो चुके हैं, पढ़ाने के लिए 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल काफी होते हैं। अब मतदाताओं को खुद जानना होगा कि वो मालिक हैं, वो अपने वोट के मालिक हैं, वो अपने सरकार के मालिक हैं, वो अपने प्रतिनिधियों के मालिक हैं, वो सरकार है खुद। ये उन्हें समझना पड़ेगा। इसके अलावा जो इसके अतिरिक्त, तो आप मुझसे पूछ लीजिए जो भी आपको पूछना है, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को क्या चाहिए? मतदाताओं को चाहिए भरपेट भोजन, उन्हें कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, ये मूलभूत चीजें हैं जो सबसे पहले मिलनी चाहिए। इसके बाद में स्वास्थ्य और शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, रोड होना चाहिए, यातायात होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, ये सुविधाएं होनी चाहिए। अगर आप ये देखें कि इस वक्त जो भी सरकार है उसने मुफ्त राशन भी दिया है, उसने घर भी दिया है, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया है। इसके अलावा आपकी मेरी बात पूरी, किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। आप मेरी बात पूरी होने देंगे, उसके बाद में पूछिए। मेरी बात पूरी होने दे। आपने मुझसे पूछा तो मेरी बात होने तो देना पूरी। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? हाँ जी जी जी। तो उसमें यह है कि सारी चीजें मिली हैं। इसके बाद भी क्यों नहीं मतदाता ने वोट डाला बीजेपी को, ये सवाल यहाँ आता है। इसका कारण ये है, मैं बताता हूँ आपको। कारण सुन लीजिए। अरे आप मेरी बात पूरी, मैं कहूंगा पूछ लीजिए, सुन लीजिए मेरी बात। इसमें अभी क्यों दिया, इसका कारण है, इसका कारण यह है कि वो लोग, वो युवा जो काफी दिनों से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे, मेरा संकेत सीधा पुलिस भर्ती परीक्षा में है। काफी दिनों के बाद में एक बड़ी भर्ती खुली जिसमें लाखों लाख युवाओं ने फॉर्म भरा, तैयारी करी, उसका पेपर लीक हो गया। इसमें सरकार की नाकामी रही, और सरकार इस नाकामी से होने वाले रोष को कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में नाकाम रही। वो युवा जो इस परीक्षा को देने आए थे, वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी उनकी समस्या का समाधान हो। उनको 6 महीने आगे की तारीख दे दी गई। इससे युवाओं में बहुत ज्यादा आक्रोश हुआ। आप देखिए, अगर आप 1:5 मतलब 1 के समानांतर 5 का भी परिवार आप माने, तो उससे कम से कम 2.5 करोड़ परिवार इससे प्रभावित हुए, और उन 2.5 करोड़ प्रभावित परिवारों का प्रभावित होने का असर कि इतनी बड़ी हार भाजपा की उत्तर प्रदेश में, इतनी बड़ी हार राम मंदिर निर्माण के बाद किसी नेता ने जिम्मेदारी ली कि नहीं ली? क्यों नहीं ली? हमारा प्रश्न मैं बता तो रहा हूँ आपको, मैंने बताया 5 कारण होते हैं, 5 लोगों को लेना चाहिए। सर आप किसी के नाम को मेरे मुंह में नहीं डाल सकते ना। मैं ये तो नहीं कह सकता कि योगी को लेनी चाहिए, मैं ये नहीं कह सकता हूँ प्रभारी को लेनी चाहिए। मैंने कहा कि 5 लोग, जब 5 लोग जिम्मेदार हैं, उन सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और अभी चिंतन मनन का दौर चल रहा है, अभी बीजेपी की बैठक चल रही है। कल सारे बीजेपी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनकी बैठक बुलाई गई है। अब उनकी बैठक बुलाई गई है
है तो उसमें तय होगा कि बीजेपी की हार के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, उनको उनसे इस्तीफा लिया जाएगा। आप मुझसे अगर बात करें तो मैं विपक्ष का प्रवक्ता होकर नहीं कह सकता हूं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मुझे अच्छा जो सर, कारण दिखाई देते हैं मैं इंडिपेंडेंटली वो बताऊंगा आपको। कल जो दिल्ली में मीटिंग हुई, कल जो दिल्ली हाँ, में मीटिंग हुई तो उसमें जैसे भारत माता के जय के तो नारे लगे। हेलो। ये जानकारी आपकी होगी, भारत माता की जय के नारे लगे या योगी आदित्यनाथ के जय के नारे लगे या मोदी के जय के नारे लगे, ये मेरी जानकारी नहीं है। मैं इतना जानता हूं जब भी ऐसी बैठक होती है तो उसमें ये जरूर होता है, उसका तय निर्धारित किया जाता है जिम्मेदारी किसकी है, और उसको फिर जो उसका परिणाम है वो भुगतना पड़ता है और दिया जाता है। हर बार ऐसा हुआ है, लेकिन कभी भी ढोल ताशे बजा करके नहीं होता है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम ने कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं, तो वो उसका एक पॉलिटिकल मोटिव है उसके पीछे, इसलिए उन्होंने वहां ऐसा किया है। अरे नहीं, उन्होंने किया तो क्या है, आपको मालूम उसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव क्या है? अच्छा अच्छा, आप ये बताइए, अयोध्या जैसी सीट जो है जहाँ पे रामलला, राम जन्मभूमि, तो ये मतदाताओं का नकारापन है। नहीं मतदाता, आपको सारी चीजें मिलने के बाद भी अगर आप नहीं दे रहे हैं वोट, तो ये किसका नकारापन है? ये सीधे सीधे देखा जाए तो ये उन मतदाताओं का नकारापन है जिसके लिए सरकार ने सारी चीजें की हैं। मेरा विश्लेषण अगर आप जानना चाहते हैं तो ये है, मैं किसी विपक्ष के प्रवक्ता या बीजेपी के प्रवक्ता की तरह से नहीं, मैं एक निष्पक्ष तौर पर देख रहा हूं कि एक सरकार ने आपको सांस्कृतिक पहचान दी है, आपको अयोध्या को एक क्षेत्रीय पहचान से उठा करके अंतरराष्ट्रीय पहचान दी है। वहां पर करोड़ों अरबों रुपए का निवेश हो रहा है। अच्छा, वहां की आर्थिकी चेंज हो रही है, वहां कई सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज आ चुकी हैं, वहां रोजगार बढ़ रहा है। और उसके बाद भी अगर वहां की जनता ने वोट नहीं दिया है तो इसका मतलब है कि उन्हें रोजगार से मतलब नहीं है, उन्हें पैसे से मतलब नहीं है, उन्हें जो है वो अपनी संस्कृति से मतलब नहीं है, उन्हें केवल एक बात से मतलब है कि टकाटक 8,500 रुपए आ जाएं। जिस दिन काउंटिंग हो उसके अगले दिन आपने देखा है लखनऊ में, बेंगलोर में और दूसरे कई जगह कांग्रेस कार्यालय में कल अल्पसंख्यक की महिलाओं की लंबी लंबी लाइनें थीं। उस वजह से या काउंटिंग हो चुकी है, अब हमारे 8,000 रुपए लाओ, 8,500 रुपए जो आपने कहा है तो वो महिलाएं गलत पहुंची, और दूसरे नहीं वो महिलाएं गलत पहुंची। वो तो महिलाएं, किसी ने ये थोड़ी ये कहा था कि चुनाव होते ही हम आपको पैसा, भाई जब इंडिया गठबंधन की सरकार ही नहीं है। अगर आप किसी राजनीतिक नेता के अगर पैरोकार की तरह बात करेंगे तो अच्छा नहीं है। आपको याद होना चाहिए, ये राहुल गांधी ने कहा, और खासतौर से राहुल गांधी ने कहा था कि आज मतगणना खत्म होगी, कल ठकाठक 8,500 रुपए आपके बैंक खातों में आएंगे जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। नहीं सर, ये नहीं कहा था। ये आप देखिए जाकर आप थोड़ी सी जानकारी लीजिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए और जाके उनके पूरी भाषणों को सुनिए जो उन्होंने कहा है। ये उनके शब्द हैं कि आज काउंटिंग खत्म और अगले दिन ठकाठक 8,500 रुपए आपके खातों में जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। ये उनके बारबेटम बता रहा हूं मैं आपको, ये बारबेटम बता रहा हूँ शब्दशः। अच्छा, जो आपने बताया टिकट बंटवारा, दूसरी चीज ये है कि जो बहुसंख्यक मतदाता है उसको ये तय करना है कि हमें किसको वोट देना है। आप जानते हैं कि इस बार वोटिंग परसेंटेज कितना रहा है? वोटिंग परसेंटेज 50, 55, 60, 62, सिर्फ 35 से 40% मतदान केवल जो 35 से 40% जो अल्पसंख्यक जिन्हें कहते हैं, जिन खास तौर से मैं नाम ले कहता हूं, जो मुस्लिम मतदाता हैं, उन्होंने उनका परसेंटेज कितना रहा ना, उनका परसेंटेज है 90 से 95%, 90 से 95%, हिंदू मुस्लिम वाला 90 से 95%। तो हमें सोचना पड़ेगा, हम बहुसंख्यक मतदाता हैं, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, हमें देना है। अगर हमें कांग्रेस को भी अगर बहुमत देना है तो हमें उसके पक्ष में मतदान करना पड़ेगा ताकि वो अपनी नीतियों को मजबूती से रख सके। हम नहीं चाहते इस बात को। ये हम एज ए मतदाता
मतदाता की हैसियत से हम अभी जागे नहीं है। हमें तो यह है कि ठकाठक हमें घर पे बैठ करके हमें उत्तर आकर के हम मुंह खोलें और हमारे मुंह में आकर के कोई आकर रोटी डाल जाए, हमें चबानी भी ना पड़े। उत्तर प्रदेश में भाजपा को मात्र 33 सीटें मिली उत्तर प्रदेश में। तो ये सब गलती क्या मतदाता की है? बिल्कुल भाजपा मतदाता भाजपा नहीं, भाजपा बिल्कुल के मतदाता नेताओं की की, है। अगर भाजपा मतदाता भाजपा अगर भाजपा अगर जो अगर भाजपा ये भाजपा के जो नेता हैं उनकी कोई गलती नहीं इस पे। आप अगर भाजपा को दोषी ठहराना चाहते हैं तो आप नहीं, ठहराइए, मैं उसको रोक हम नहीं भाजपा को मैं नहीं दोषी रोक नहीं रहा कहते, हूँ, हम दो लेकिन तीन पूरी नहीं नहीं, तरीके से अरे मतदाता जिम्मेदार हैं, पूरी नहीं, तरीके से मतदाता जिम्मेदार हैं। अगर मतदाता आकर के पूरी तरीके से वोट करते, वो 80%, 85%, 90% भी अगर वोटिंग होती तो आज कुछ दूसरा परिणाम होता। आप देखें, आप बताइए बनारस में कितने वोटर्स हैं कुल? नहीं, मैं बनारस जानना चाहता हूँ नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि नहीं, बनारस में कितने वोटर्स हैं, क्या संख्या है वोटर्स की? नहीं, बनारस हम मैं बताता बनारस हूँ की बात आपको, नहीं, मैं बताता हूँ, बात सुनिए। नहीं अरे नहीं, मैं उन्हें बताता हूँ आपको। वो बात ही सवाल करूंगा लगभग 24 लाख वोटर्स हैं, लगभग 24 लाख नहीं वोटर्स हैं। नहीं और उसमें से मतदान कितना हुआ है? बताइए मुझे, कितना मतदान हुआ है? कौन जिम्मेदार है? अरे आप बनारस पहुंच गए। अरे आप किसी को ले लो, आप लखीमपुर खीरी में बताइए, लखीमपुर खीरी में आपका कितने मतदाता है? एपीएन न्यूज चैनल जो है वो ऑफिस पे क्या किसी पार्टी का झंडा लगा है? भाजपा का? आपके घर पे झंडा लगा है? हाँ, आप भाजपा के, नहीं, हाँ, आप कांग्रेस के नेता हैं? नहीं, कांग्रेस के नेता नहीं, हमने तो तो फिर हमेशा स्पष्टता से पूछिए ना। मैं तो वही बता रहा हूँ आपको कि वहां पर कहीं भी किसी भी चीज को उठा लीजिए, आप किसी भी उसको उठा लीजिए, आप कहीं भी मतदाता जब तक अपने मतों का पूरी तरीके से अधिकार नहीं करेगा तब तक यही स्थिति डावाडोल बनी रहेगी। उसके लिए आप अगर कहना चाहते हैं कि बीजेपी जिम्मेदार है, तो बीजेपी का कोई हमारा ना कोई केवल जिम्मेदार प्रश्न होगा, ये था उसका कि हम उसके उत्तर प्रदेश में जो प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि नहीं लेनी चाहिए थी? भाई ये उनकी पार्टी का मामला है, उनको करें ना करें उससे हमारा क्या मतलब। आप एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते एपीएन न्यूज चैनल उसके लिए हम किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकते। उसमें जितने लोग हुए, जितने कारक हुए, सब जिम्मेदार हैं। उसमें प्रभारी भी जिम्मेदार है, उसमें अध्यक्ष भी जिम्मेदार है, उसमें मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार है, उसमें सांसद भी जिम्मेदार है, उसमें विधायक भी जिम्मेदार है। केवल विधायक नहीं, अगर वो नगर पालिका परिषद में आता है तो वो नगर पालिका परिषद का पार्षद जिम्मेदार है, वो अगर ग्राम पंचायत में आता है तो ग्राम प्रधान तक जिम्मेदार है। सारे लोग जिम्मेदार हैं, सारे जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हैं। मुझे तो आश्चर्य इस बार ये हुआ कि लोगों को पर्ची पहुंचाने के लिए, लोग वोटर्स को मोटिवेट करने के लिए भी कोई आदमी नहीं आ गया। तो हम वोटर्स ये चाहते हैं कि हम वोटर्स ये नहीं, आप यही सुनना चाहते हैं, इसलिए मैंने इस बात को, लेकिन इसके आगे बात में ये कहता हूँ, जब आपको भूख लगती है तो आप इंतजार करते हैं कि कोई मुझे आगे कहे कि खाना खाओ। नहीं, खाना तो नहीं, सुनो वही मैं कहता हूँ, हमारी भी भूख, हमारे देश का विकास होना चाहिए, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ये एक मतदाता की हैसियत से ये मेरी भूख होनी चाहिए। लेकिन मेरी भूख क्या है कि मेरी भूख यह है कि जब मुझे आकर के कोई दे जाएगा तो जाकर के मैं वोट दे आऊंगा। मुझसे कहेगा कोई आकर के, आइए साहब वोट डालिए साहब। हमारे मतदाता को जागरूक होना पड़ेगा दीप मिश्रा जी। जब तक हमारा मतदाता जागरूक नहीं, आप किसी को जिम्मेदार ठहरा दीजिए, आप पूरी प्रशासनिक अमले को जिम्मेदार ठहरा दीजिए कि उसने वोट नहीं डालने दिया, आप बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दीजिए कि सब बीजेपी अपने मतदाता को मोटिवेट नहीं कर पाई। किसी भी पार्टी को के किसी भी पदाधिकारी को अपनी जिम्मेदारी से मतलब नहीं है। बेचारा मतदाता ही जो है उसी को बेचारा नहीं है मतदाता, उसी को बेचारा नहीं है मतदाता बेचारा नहीं है, मतदाता बेचारा नहीं है, बहुत बहुत मतदाता बेचारा नहीं है। इसका केवल मतलब यह है, अगर आप भी इस बात को नहीं समझते, इसका मतलब यह है कि अभी तक हमारा लोकतंत्र परिपक्व नहीं हुआ है, हमारा मतदाता परिपक्व नहीं हुआ है। पार्टी के पदाधिकारी सब, जितनी भी पार्टियां हैं, पार्टी का पदाधिकारी हम आप लोगों में से बनते हैं ना। भारत देश में जो भी ये पार्टी के जो राजनीतिक पदाधिकारी हैं,
ये सब परिपक्व है, मतदाता ही केवल जो है परिपक्व नहीं है। आपको फिर थोड़ा सा मतदाता को ही आपको अपने ज्ञान को थोड़ा सा उसको परिष्कृत करना पड़ेगा। जितने भी पदाधिकारी बनते हैं वो आसमान से नहीं टपकते हैं, वो नहीं तो विदेशों से नहीं आते हैं, आपकी वो बातों हम ही से आप में से बनते आपकी हैं। बातों से तो ये लग रहा है कि आसमान से मैं बता टपकते रहा हूँ हैं। आपको, ऐसा आप समझ रहे हैं, ऐसा आप समझ रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ वही कह रहा हूँ कि जब मतदाता परिपक्व होगा तो जो पदाधिकारी बनेंगे वो भी परिपक्व होंगे, क्योंकि हम ही लोगों में से बनते हैं ना, ठीक है, हम ही लोगों में से बने हुए हैं वो। आपने अपना बहुत समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू वेरी मच, बहुत आनंद आया आपसे बात करने के बाद। हाँ तो दोस्तों, ये एपीएन न्यूज चैनल के वरिष्ठ पत्रकार राजीव शर्मा जी थे। अपने अपने विचार हैं, वो तो 5वें नंबर पे मतदाताओं को भी इसका जिम्मेदार मान रहे हैं। हारी भाजपा है, वो जिम्मेदार मतदाताओं को मान रहे हैं। खैर, वो बड़े पत्रकार हैं। दोस्तों, समय को कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों। समय बलवान होता है। जो चीज आदमी कहता है कि मैं भाग्यवान को नहीं मानता, जो भाग्य में है समय के साथ वही होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब आए मनुष्य रूप में, तो उन्होंने वही किया जो पहले से सुनिश्चित था। आज दोस्तों, तीसरी बार फिर मोदी सरकार। सारी दोस्तों, तीसरी बार मोदी सरकार नहीं, 2 बार मोदी सरकार कह लीजिए या भाजपा सरकार कह लीजिए, तीसरी बार गठबंधन सरकार। ये गठबंधन सरकार कितने दिन चलेगी और मोदी जी इस गठबंधन की सरकार को चलाने में कितना सफल होंगे, ये भी फिर समय आ गया, ये समय पे निर्भर है। ये मोदी जी पर नहीं निर्भर है, ये भाजपा पे नहीं निर्भर है, ये कह लीजिए कि नीतीश कुमार और जो है चंद्रबाबू नायडू, उन पे तो निर्भर हो सकता है, लेकिन भाजपा और मोदी जी पे निर्भर नहीं है। और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पे भी नहीं निर्भर है, क्योंकि वो भी मनुष्य रूप में है और मनुष्य हैं, वो मानव हैं। और मित्रता करके किसी मित्र को धोखा देना, ये मुझे नहीं पसंद है। बाकी वो नेता हैं, राजनीति में सब चलता फिरता है। एक कहावत है, राजा को सब छाजा। वैसे सब बहुत कुछ समय पे निर्भर है। मोदी जी अपने को इन लोगों के साथ कैसे एडजस्ट कर पाएंगे, ये समय बताएगा। नमस्कार दोस्तों।